हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट जीके का सीरीज चल रहा है, सेलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं, उनका सेट नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जितने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं। तो आते हैं बिना किसी विलंब के क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, इस क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। रुधिर का थक्का यानी ब्लड का क्लॉटिंग जमने के लिए आवश्यक है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन। तो ये कहीं ना कहीं तत्व हैं सारे के सारे, ये आपको पता ही होगा। और हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, का थक्का बनने के लिए विटामिन के का जरूरत होता है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या है, तो अगर क्या होता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन जो होता है ये निर्जलीकरण करता है बॉडी में, ठीक है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, पानी की कमी करना। तो ब्लड में भी जो जल की मात्रा था उसको निकालता है और विटामिन के साथ मिलकर ब्लड को थक्का बनाता है। तो तत्व का नाम अगर आए तो कैल्शियम का आप जवाब दे दीजिएगा। वैसे विटामिन के तो आपको पता ही होता है, विटामिन के और कैल्शियम आयन दोनों मिलकर एक्चुअली में करता है, सिर्फ विटामिन के ही उत्तरदायी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो तत्व में कौन सा, कैल्शियम और विटामिन के दोनों मिलकर, सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से एकत्रित होने से होता है, SO2, CO2, NO2 और SO2। तो SO3 सॉरी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, पेंसिलिन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑर्नस्टाइन और लुई पास्चर। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड? अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर 1 2 3 4 उसके बगल में ABC या D जो होगा आंसर आप लिख दीजिए तो सही रहेगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उनको ही पेंसिलिन की खोज का श्रेय मिला हुआ है। बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग से हमें हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखा कीजिए ना, तो कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बताते हैं उसके साथ बहुत सारे जुड़े फैक्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस नहीं होते जो हर सिर्फ जीके का उठा के दे दे। आपको मार्केट में बहुत सारे जीके के बुक मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, आप कितने कितनों को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन का सेट है वो ये को सेट है जो एग्जामिनेशंस में एटलीस्ट 3 टाइम्स आए हैं, 3 से ज़्यादा टाइम आए हुए हैं, उनका ये निचोड़ है। सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ना हर कॉपी के नोट्स में सेट 9, सेट 8, सेट 7 ऐसे करके नोट्स टाइप से बनाते चलिए। और सबसे बड़ी बात, हम जब क्वेश्चन बता रहे होते हैं तो अभी आप आगे वीडियो में देखिएगा भी, तो हम उसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स जो होते हैं, बहुत सारे जो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सब जुड़े होते हैं, उनको हम बताते हैं। तो वो भी एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं, कई बार आ चुके होते हैं, है ना। तो आप उनको ज़रूर लिख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूर लिख लीजिए। आप 10 से 15 सेट जब देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं, आपको जीके में बहुत कुछ सीखने को पता चल चुका है क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा कीजिए, जीके को आराम से देखिए इसको, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सी न्यायाधीश थी जो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई, जो महिला थी। एम फातिमा बीबी, लीला सेठ, अन्ना चांडे और सुजाता मनोहर। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो एम फातिमा बीबी जो थी वो सबसे पहले महिला बनी जो कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनी। और अगर ऐसा बोला जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले या मुख्य न्यायाधीश बनने वाले सबसे पहले कौन थे, तो वो थे सर H.J. कानिया। एच जे कानिया मतलब क्या था, हरिलाल जेकी सुंदास कानिया, ठीक है। H.J. कानिया, हरिलाल जेकी सुंदास कानिया पूरा नाम था। तो 1950 से लेकर 51 तक 1 साल के लिए ये मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो आपको क्वेश्चन आएगा, इसी थोड़ा सा मिक्स कर देगा कि स्वतंत्र भारत में बनने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, किसी फॉर्मेट आए तो आपको H.J. कानिया का नाम डालना है, और महिला में एम फातिमा बीबी। चलिए, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और पढ़ते, जैसे हमने बोला कि हम लोग कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा पढ़ते हैं। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय की जब तक बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय का पूरा विवरण जो है, समझिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का पूरा विवरण जो है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और उसका जो पूरा प्रोसेस प्रक्रिया होता है, वो संविधान के भाग 5 में आता है, जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। क्वेश्चन ये आ चुका है, आप इसको नोट डाउन बड़े प्यार से कर लीजिए कि संविधान का कौन सा भाग में सर्वोच्च न्यायालय का स्वतंत्रता का या अधिकार का या उनकी प्रक्रिया का विवरण है।
तो आप लिखेंगे संविधान का भाग 5। भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद आता है? तो 124 से लेके 147 तक आता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, मत मिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या था? ए, एम फातिमा बीबी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और पुरुष में नॉर्मली अगर ऐसे पूछा जाए तो वो थे सर एच जे कानिया, हरिलाल जे की सुंदास कानिया, जो कि 1950 से लेकर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मोनाजाइट किसका अयस्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है हमने सिर्फ 5 लाइक, बस 5 लाइक। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक प्यार दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो, कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि उसे और अच्छे से कर सकूँ, ताकि आप लोग के जो प्रिपरेशन हो रहा है उसमें आपको मज़ा आ पाए, है ना। तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? सीजियम, रेडियम, यूरेनियम और थोरियम। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको क्या बताना है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये सही जवाब है थोरियम, डी इसका सही जवाब है। थोरियम का रासायनिक फार्मूला था TH। और थोरियम होता क्या है? ये भी एक नाभिकीय ईंधन है, सॉरी, नाभिकीय ईंधन है, जो कि यूरेनियम या प्लूटोनियम की तरह है। यूरेनियम का नाम सुना होगा आपने और प्लूटोनियम का भी नाम सुना होगा। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम क्या है? ये नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। तो उसी तरह थोरियम भी क्या है? एक नाभिकीय ईंधन है और इसका एक अयस्क है मोनाजाइट। क्लियर हो गया? चलिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हम सप्ताह के 3 दिन वीडियो लाते हैं, सोमवार यानी मंडे, बुधवार यानी वेडनेसडे, शुक्रवार यानी फ्राइडे। सिर्फ वही सेट क्वेश्चंस होते हैं, जैसा हमने बताया कि 25 क्वेश्चंस का सेट होता है और वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। क्वेश्चन के अलावा हम सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं बताते, जो भी बताते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं टकरा चुका है, वो सारे फैक्ट्स होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर ऐसा वीडियोस आपको चाहिए तो, और बेल आइकन को दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आप तक इन दिनों वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। बहुत ही जल्द हम करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो सेलेक्टेड 5-7 क्वेश्चन ही रहेंगे और जो टॉप लेवल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दादा भाई नौरोजी, बाबा आमटे, विनोबा भावे या श्रीमान नारायण। क्या था भूदान आंदोलन? देखो होता क्या है, ये एक तरह का भूमि सुधार आंदोलन था, लेकिन सुनिएगा, भूमि सुधार आंदोलन था, लेकिन होता क्या था कि कहीं का जो डिस्प्यूटेड ज़मीनें, किसी तरह के भूमि में प्रॉब्लम हुआ करता था, उसमें सरकार के जितने तत्व हैं, सरकारी तत्व जो सरकार के एंटिटी हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होकर अपने रूल, अपने कानून के तहत उसको सुधार करते थे। इसी का खंडन करने के लिए 1951 ईस्वी में 1951 में भूदान आंदोलन का शुरुआत किया गया कि सरकार नहीं, जनता जो है, या जो भारत के नागरिक स्वेच्छा से अपने तरीके से ज़मीन में सुधार करेगी। और ये स्टार्ट करने वाले थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। सी इसका सही जवाब हो गया। भूदान आंदोलन 13 वर्षों तक चला, यानी 1951 से लेकर 1964 ईस्वी तक भूदान आंदोलन चला था। क्लियर हो गया? तो आपको उम्मीद करता हूँ भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? आचार्य विनोबा भावे। क्या था भूदान आंदोलन? तो ज़मीन का खुद से स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और ये 13 वर्षों तक चला। 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1964 ईस्वी तक चला। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को फटाक से एक लाइक देके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूहे को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। बोरोन नाइट्रेट, जिंक फास्फाइड, कॉलिफेरिफॉस और जिंक फास्फेट। 4 ऑप्शन दिए गए। तो जिंक फास्फाइड जो है, ये बी नंबर आंसर, ये जो है चूहे के मारने की दवाई में यूज़ किया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है ZN3P2। फिर से लेता हूँ, ZN3P2, ये लिख लीजिएगा। जिंक फास्फाइड का रासायनिक फार्मूला होता है ZN3P2, और इसमें जो है यूज़ किया जाता है, चूहे को जो मारने का विष होता है उसमें किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉपी पेन में सारा कुछ आप लिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ लिखाने वाला हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर लिखिएगा। तो कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। सेट वाइज हर पेज का नोट्स बनाते चलिए, सेट 7, सेट 8, सेट 9, सेट 10। फिर अगला वन सेट कब आएगा? तो आज शुक्रवार, मंडे यानी सोमवार को फिर से एक नया सेट होगा 25 क्वेश्चन का, अल्टीमेट क्वेश्चन का सेट लेके, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है? हमारे द्वारा यानी मानव शरीर द्वारा
जो छोड़ी हुई सांस होती है उसकी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते भी हैं। अच्छा, आपका एक और यहाँ पे मिथ जो है कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है। सारा कुछ बताएंगे, ऑक्सीजन कितना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता है, कौन सा गैस कितना जाता है और कितनी मात्रा में निकलता है, मैं सब बताऊँगा अभी। तो हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 3%, 7%, 10%, 4%। सही जवाब क्या होगा? देखो, जब हम सांस ले रहे होते हैं, समझिए इस चीज़ को नम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इनटेक जब हम इन कर रहे होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.94%, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग 21% लगभग, ठीक है। उसके बाद आता है 79.02% होता है नाइट्रोजन। पहला हो गया ऑक्सीजन जो कि 20.94% और नाइट्रोजन हो गया 79.02%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बोला था 0.04%। इतना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.04%। अब आता है जब सांस बाहर आता है, आउट जब आता है, तो उसमें क्या कितना होता है? नाइट्रोजन जो होता है वो तो उतना ही रहता है, 79.02% ही रहता है। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन जब निकलता है तो वो निकलता है, ऑक्सीजन जब आउट होता है तो वो निकलता है 16.49%। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो वो निकलता है 4.49%, लगभग 4.5%। तो इसको हम लोग 4% का आंसर सही लेंगे। डी इसका सही जवाब है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, सारा वीडियो को होल्ड करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है। जब आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आउट होता है, ऑक्सीजन भी आउट होता है और नाइट्रोजन भी आउट होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? शीशा, जस्ता, कांसा और तांबा, तांबा और जस्ता, पारा और कांसा। सही जवाब क्या होगा? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। सी इसका राइट आंसर हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1815, 1828, 1863, 1843। इसमें भी लिखने के लिए बहुत कुछ है, आप ज़रूर लिखिएगा कॉपी पेन में। देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों हुई थी? इसकी स्थापना समाज को सुधारने में, समाज में कुरीतियाँ जितनी होती थी उनको सुधारने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इसका जो प्रवर्तक थे वो थे राजा राम मोहन राय, ये तो सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। लेकिन जो स्थापना की वो क्या राजा राम मोहन राय अकेले के? नहीं, वो प्रवर्तक थे, लेकिन स्थापना राजा राम मोहन राय ने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर किया था। किनके साथ किया था? रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर किया था। और कहाँ किया था? वो किया था कोलकाता में, कोलकाता में किया था। कब किया था? तो वो डेट था आपका 20 अगस्त 1828 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो हम लोग क्या समझे? ब्रह्म समाज क्या था? एक समाज सुधारक, समाज का सुधारने का एक संगठन बोल सकते हो, जिनके प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय, लेकिन संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर हो गया? इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, समाज को सुधारने के लिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बात है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा गुड वीडियो, ठीक है, गुड वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर से हम बता दें, जो वीडियो आएगा वो आएगा मंडे को, सोमवार को, वेडनेसडे को यानी बुधवार को, और फ्राइडे यानी शुक्रवार को, 3 दिन वीडियो आएगा। मलय का देश किसका उपनाम है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। मलय का देश, मलय, मलय मतलब क्या होता है? मलय होता है सफ़ेद चंदन, सफ़ेद चंदन, और इसका देश बोलते हैं हम लोग कर्नाटक को। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। काली नदी किसको कहा जाता है? काली नदी किस नदी को कहा जाता है? घाघरा, शारदा, गोमती और कावेरी। सही जवाब क्या है? काली नदी, ब्लैक रिवर किसको बोलते हैं? शारदा को बोलते हैं। बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि हमारा आप लोग का हम करंट अफेयर भी सप्ताह में 2-3 दिन लाएं, जो कि और एक भी मिस नहीं होने देंगे। जैसे अगर हर दिन नहीं आएगा, जिस दिन नहीं आएगा उसका करंट अफेयर आगे हम कवर कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है?
करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? नील, लोम्पोपो, कागो और जम्बेजी। तो जम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है और ये साउथ अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है। डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे आते हैं। राज्यसभा में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मनोनीत सदस्य मनोनीत कौन करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं किसके तहत? तो अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, 12, 13, 14 और 15, सही जवाब होगा 12। तो देखो, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या होती है वो होते 250 अधिकतम संख्या, जिसमें 12 होते मनोनीत सदस्य और 238 होते हैं, कौन होते हैं? संघ राज्य के प्रतिनिधि। क्लियर हो गया? और ये अनुच्छेद 80 के तहत बोला गया है। आप इसको लिख लीजिएगा। तो आंसर ए इसका राइट आंसर हो गया। और ये 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं कौन करते हैं? वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? क्या था आर्थिक अपक्षय? इसको बोलते धन निष्कासन का नियम। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। तो सबसे पहले जानते हैं आर्थिक अपक्षय या फिर धन निष्कासन का नियम क्या था। होता क्या था कि बात है 1901 ईस्वी की, जब हमारा देश गुलाम था। ठीक है, 1901 ईस्वी में क्या होता था कि जितना भी भारत में उत्पादन होता था, जितना भी धन बनता था, उसका हिस्सा, और भारत को सोने की चिड़िया तो बोला ही जाता था, तो उसका पूरा का पूरा धन जो था वो इंग्लैंड चला जाता था। तो उसी में से दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ये गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है। इस धन का कुछ हिस्सा भारत की जनता के लिए निकलना चाहिए। समझ गए कि जो भारत में उत्पादन हुआ, जिससे कुछ न कुछ राजस्व बना, रेवेन्यू बना, वो पूरा का पूरा इंग्लैंड चला जा रहा था। इसी के लिए इसके अगेंस्ट में 1901 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने आवाज़ उठाई कि ये गलत हो रहा है, इसका कुछ हिस्सा जो है हमारे देश की जनता के लिए उनकी सेवा में जाना चाहिए। इसी के लिए इसका जो राजस्व से धन निकलेगा, कुछ हिस्सा निकलेगा, उसको धन निष्कासन का नियम या फिर आर्थिक अपक्षय का नियम दिया गया। क्लियर हो गया क्या था ये क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सच में अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वीडियो जो आएगा मेरा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अगर आप चाहते करंट अफेयर भी मैं शुरू करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो गुड वीडियो या ग्रेट वीडियो कुछ भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता सबको पता है कि भाई दयाराम साहनी ने की थी, एक बच्चे को पता है, लेकिन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आ चुका। कब की थी? तो 1921 में की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? देखो, एक बहुत ही अच्छा कानून था। पहले होता क्या था, जिस भी किसी महिला जो महिला विधवा बन जाती थी तो उनको समाज में बड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनको बहुत ही अशुभ माना जाता था, है ना। तो उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था। तो इस सब होते हुए जब देखा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन पहले क्या क्या वो देखते हैं। 1856 है, 72, 1849, 1865, 4 ऑप्शन है। तो उसके लिए क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लगा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बोला ये गलत हो रहा है, इसलिए विधवा को पुनर्विवाह करने का ऑप्शन। अब मान लो तभी तो बाल विवाह भी होता था। तो अगर किसी कन्या की शादी 12 वर्ष में हो गई हो और उनका हस्बैंड किसी कारण से नेक्स्ट मंथ या 1 साल 2 साल कभी भी छोटे उम्र में डेथ हो गया, तो पूरी ज़िंदगी वो एक बहुत ही गंदी ज़िंदगी, वो पूरा ज़िंदगी जिएगी अकेली। तो उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला कि नहीं, इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए, इन लड़कियों का पुनर्विवाह होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा। और 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में, सुनिएगा, 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में उन्होंने एक कन्या का शादी कराया कोलकाता में। ठीक है, जो कि विधवा थी। तो विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लाया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लाया। कब लाया? तो 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में इम्प्लीमेंट हो गया, यानी ए इसका आंसर हो गया। और सबसे पहली शादी उन्होंने कोलकाता में कराई। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जब विधवा पुनर्विवाह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि सब कुछ तो अंग्रेज़ों के अंडर ही होता था, अंग्रेज के कानून के हिसाब से होता था। तो उस समय जो गवर्नर थे भारत के, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? कैनिंग थे। इन्होंने भी सपोर्ट किया था और वो रहे थे 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक गवर्नर रहे थे। और उसी समय हमारा विधवा पुनर्विवाह कानून भी आया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक यानी स्वतंत्र किसने किया? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां और सरफराज खान। सही जवाब था मुर्शीद कुली खां ने किया था। और जैसे अलग किया और इनको बंगाल का नवाब बनाया गया था। सी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आप कॉपी में लिख रहे हैं, मिस मत कीजिएगा इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 70 में, 1858 में, 1845 में, 1811 ईस्वी में। तो अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अठाई थी 1858 ईस्वी में। 20 का राइट आंसर था। इसका लक्ष्य था कि साम्राज्य विस्तार करो। जब देखा भारत की शक्तियों का उनको अंदाज़ा लग गया कि बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं और उनमें एकता काफ़ी हैं, तो उन्होंने जाति, धर्म, समुदाय इन पे उन लोगों ने भेदभाव करना शुरू किया और इसमें अलग अलग बना दिया, उन लोगों को तोड़ दिया और फूट डालो इसी को बोलते हैं। उसके बाद शासन करना यानी विस्तार करना, अपना शासन का शुरुआत कर दिया। तो 1858 ईस्वी में इसका हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1849, 1582, 1522 और 1576। क्या क्वेश्चन है कि भारत अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला था? तो सही जवाब जाएगा 1576 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो अगुलहास धारा बहुत बार आ चुका है एसएससी सीजीएल में भी। अगुलहास धारा किस महासागर में आती है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सही जवाब है दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में अगुलहास धारा बहता है। अगुलहास धारा क्या एक गर्म पानी का धारा है, ठीक है, गर्म पानी का धारा है ये, और ये हिंद महासागर के दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में बहता है। ए इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? क्वेश्चन ये भी आता है देश नायक किसको बोला जाता था? तो बोस को, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोला जाता। तो ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। बी इसका सही जवाब हो गई। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भैया सबको पता है कि बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में किया था। लेकिन क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। कैसे किया था? तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहली लड़ाई में, पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जो कि इब्राहिम लोदी की हार हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किण्वन के खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच और चार्ल्स डार्विन। सही जवाब क्या होगा? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। बी इसका राइट आंसर हो गया। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? अबोहर अभ्यारण्य है पंजाब में। ए इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो गुड लिख के ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड बताइएगा। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ऐसी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो मंडे को फिर आएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन डाल दीजिए। और मैं आप लोग से फिर पूछ रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर का भी जो इंपॉर्टेंट का करंट अफेयर्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछते हैं, पूछे जाएंगे बहुत टॉप लेवल के, तो अगर आपको उनका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि करंट अफेयर का वीडियो लाना है, तो वो भी लेके मैं आऊँगा। कोशिश रहेगी मेरी पूरी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो को लेके फिर से मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।